कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां हिंसा के मुख्य आरोपी को विदेश से फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। हयात जफर हाशमी को विदेशी फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है इस संबंध में कई पुख्ता सबूत, हयात के बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 3 पीएफआई के सदस्य पहले ही इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। हिंसा के मुख्य आरोपी को विदेश से फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। हयात जफर हाशमी को विदेश से फंडिंग हो रही थी, ऐसी आशंका पुलिस ने जताई है। पुलिस सूत्रों का यह दावा है और इसी के आधार पर अब जो हयात हाशमी है उसके बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है। इस संबंध में कई पुख्ता सबूत भी पुलिस को मिले हैं। तो लगातार कानपुर हिंसा के मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। हर एक पहलू से जांच पड़ताल की जा रही है और जांच पड़ताल में ये पाया गया है, पुलिस के सूत्रों के अनुसार ये दावा किया गया है कि हयात जफर हाशमी को विदेश से फंडिंग होती थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, हिंसा के मुख्य आरोपी को विदेश से फंडिंग की आशंका, हयात जफर हाशमी को विदेश फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, विदेशी फंडिंग की आशंका पुलिस ने अपने सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया है। इस संबंध में कई पुख्ता सबूत भी मिले हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और हमारे साथ पीएफआई चीफ अनीस अहमद खुद हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर आपका। कानपुर हिंसा के मामले में लगातार पीएफआई का नाम सामने आ रहा है, उसके बारे में पहले तो मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, सिर्फ कानपुर मामला ही नहीं, आपने देखा होगा पिछले 3 सालों से इंडिया में कहीं पर भी कुछ भी होगा सबसे पहले पीएफआई का नाम ही लाया जाता है। हालांकि आगे जाकर कुछ भी साबित नहीं होता। आपने थरोली में भी देखा तो कहा गया था कि पीएफआई है, फिर वहां के एसपी ने आकर के कोई पीएफआई लिंक नहीं। खरगोन में भी आपने देखा बीजेपी ने कहा था कि पीएफआई लिंक है, वहां पर भी कोई पीएफआई लिंक नहीं आया। सीए प्रोटेस्ट के वक्त में आपने देखा था यूपी के अंदर पीएफआई का नाम आया था, लेकिन फिर भी कुछ साबित नहीं हुआ और ये भी ऐसा ही होने वाला है। ये बेसिकली क्या है कि पीएफआई का एक ट्रेंड बन गया है कि इंडिया में कहीं पर कुछ भी हो पीएफआई का नाम ले लो, आगे जाके कुछ भी साबित नहीं होता, क्योंकि पूरे बेबुनियाद और फेक एलिगेशन। लेकिन पुलिस तो लगातार इस बात को कह रही है पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहा है और उसके सबूत भी हैं पुलिस के पास। देखिए, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आने दीजिए, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या है वो देखकर हर एक पॉइंट को हम लोग काउंटर करेंगे। और पुलिस के ऊपर आप जानते हैं कि इंडिया की कोई भी पुलिस हो, उस पर एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव के मुताबिक उन्हें अपना इन्वेस्टिगेशन को लेके जाना पड़ता है। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। पहले बात नहीं है, हमने इंडिया के अंदर अभी हाल ही में बहुत सारे इंसिडेंट्स में हमने देखा कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस को लेके गए थे, उसके बाद 1 साल के बाद पता चलता है कि वो इन्वेस्टिगेशंस फेक थे। हाल ही में आपने एक एनसीबी का केस भी देखा। तो पुलिस जो कहती है, पुलिस के हर एक स्टेटमेंट को आंख बंद करके मानना, ये भी ठीक नहीं है। आगे जाके देखेंगे कोर्ट में और इन्वेस्टिगेशंस में क्या सामने आते हैं। 3 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, पीएफआई के 3 सदस्य, 2 के बारे में अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले भी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले तो एक चीज क्लियर करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का फुल फ्लेज एक स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग नहीं है, जिस तरीके से बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान में है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट का सिर्फ एक एड हॉक कमेटी है। एड हॉक कमेटी का मतलब होता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, यूपी में पॉपुलर फ्रंट के 8 या 9 लोग रहेंगे। हम लोग बहुत जल्द शुरू करने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से हमें हमारे एक्टिविटी शुरू करने नहीं हुए। तो ये एक फेक है कि पीएफआई के मेंबर्स अरेस्ट हुए हैं। कोई भी पीएफआई का मेंबर अरेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि पीएफआई की मेंबरशिप ही यूपी में नहीं है। यूपी में सिर्फ एक एड हॉक कमेटी है, अभी तक मेंबरशिप हमने शुरू नहीं किया। ठीक है, लेकिन लगातार पीएफआई का नाम इसमें सामने आ रहा है, तो आप अपने बचाव में क्या कहिएगा? क्योंकि पीएफआई कनेक्शन तो लगातार पुलिस सामने आ ही रहा है, पुलिस की ओर से कहा ही जा रहा है कि पीएफआई कनेक्शन है। देखिए, एलिगेशंस लगाना बहुत आसान है। अभी आपने देखा, यही वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी जिन्होंने सीए के वक्त कहा था कि पॉपुलर फ्रंट को 120 करोड़ मिला, और 2 दिन पहले ईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस रिलीज करके कहा कि पॉपुलर फ्रंट को 60 करोड़ आया, यानी 120 करोड़ से 60 करोड़ हो गया, यानी 50% कम हो गया 2 साल के अंदर। तो क्या आप इनकी पुलिस जो कहती है, एलिगेशंस जो लगाते हैं, हर एलिगेशन को मानना जरूरी नहीं है। चलिए ठीक है, मान भी लेते हैं एलिगेशंस पुलिस की ओर से आप पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन एलिगेशंस को क्लियर तो करेंगे ना फिर आप सबूत के साथ? ठीक कर रहे हैं। जहां पर फॉर एग्जांपल हमने आज तक जब भी ऐसे एलिगेशंस आए हैं, स्पेसिफिक एलिगेशंस को हमने हमेशा काउंटर किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज के जरिए। और जब कोर्ट में अगर जाना है, कानपुर हिंसा में पहले दिन के बाद दूसरे दिन से लगातार पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। 3 जून को ये घटना हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ।
3 जून से लेकर अब तक अगर आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपकी ओर से अभी तक कोई प्रेस नोट जारी किया गया हो या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हो, कैसे आप अपनी सफाई देंगे अगर आपका कनेक्शन नहीं है तो? आपके स्क्रीन में हमारा प्रेस रिलीज ही तो आ रहा है। हाँ, यही प्रेस रिलीज हमने दिया। और देखिए आपने, अगर आप देखेंगे पीएफआई का नाम जो है, ये जो इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के 1-2 दिन बाद मीडिया के थ्रू आया, लेकिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू इसमें पीएफआई है, एक 3-4 दिन के बाद शायद मीडिया के थ्रू कोई एक पुलिस को अपने कोर्ट किया, इमीडिएटली हमने हमारा स्टेटमेंट इशू कर दिया है और आपकी स्टेटमेंट आपके स्क्रीन में है। ठीक है, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि पीएफआई का कोई भी सदस्य गिरफ्तार नहीं है, पुलिस की ओर से जानकारी यह है कि 3 सदस्य गिरफ्तार हैं, 2 को अभी गिरफ्तार करना बाकी है, तो उसके बारे में भी क्लियर कर दें। देखिए, पुलिस का काम स्टोरी बनाना है, वो कितने लोगों को भी अरेस्ट करे और उन्हें पीएफआई का मेंबर बोले, फिर प्रूव करना कोर्ट में है। तो कोर्ट में हमें पूरी तरीके से पता है कि इस तरीके के फेक चीज इससे पहले भी प्रूव नहीं कर चुके हैं। आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश की पुलिस ही थी जिसने कहा था कि सीए का मास्टरमाइंड पीएफआई है, और उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ। तो ये चीजें जो है, कहना, एलिगेशंस लगाना एक तरफ है, एलिगेशंस हर किसी पर है, किस पर नहीं है एलिगेशंस? क्या आरएसएस पर एलिगेशंस नहीं है, बीजेपी पर एलिगेशंस नहीं है, कांग्रेस पर एलिगेशंस नहीं है? एलिगेशन लगाना सबसे आसान काम है, एलिगेशन को सब्सटैंशिएट करना दूसरी बात। चलिए, आपकी बात को ऊपर भी रखते हैं, तो पीएफआई का कनेक्शन हर बड़ी खबर से क्यों सामने आ जाता है? क्योंकि ये खुद ही आप कह रहे थे, क्योंकि कोई भी घटना होती है पीएफआई कनेक्शन पहले जोड़ दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जिस दिन से पीएफआई शुरू हुआ है, हमने इंडिया के अंदर जो एक नैरेटिव को हमने इंडिया के पब्लिक के सामने रखा कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एक नफरत की राजनीति की है, और इस नफरत की राजनीति के पीछे संघ परिवार का एक आइडियोलॉजी है। और हमने जिस दिन से हम शुरू हुए, हमने संघ परिवार के आइडियोलॉजी को मुखालिफत की है, हमने अपोज किया है। आज आरएसएस खुद मानता है कि इंडिया के अंदर से सबसे बड़ा अगर अपोजिशन कोई है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि पॉपुलर फ्रंट है। और जब आरएसएस की सरकार किसी गवर्नमेंट स्टेट में आ जाती है, आप क्या समझते हैं, क्या वो हमारे से मोहब्बत करेंगे? नहीं, वो जो गवर्नमेंट की एजेंसी है सबको इस्तेमाल करेंगे हमारे खिलाफ, और वही हो रहा है। ये एक्सपेक्टेड है। जब आप किसी एक आइडियोलॉजी के मुखालिफत करते हैं, जब वो आइडियोलॉजी के लोगों के हाथ में पावर आ जाती है, तो पूरा पावर इस्तेमाल करते हैं आपको सप्रेस करने के लिए, वही हो रहा है। और दूसरी चीज जो आप बता रहे हैं कि सिर्फ पीएफआई का ही नाम क्यों आ रहा है, वो भी गलत है। अभी दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी का नाम आया। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल और उसका छोटा सा रिएक्शन में आपसे चाहूंगी। आपने प्रेस नोट तो जारी कर दिया जो हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है, जिसका जिक्र आपने खुद ने कर दिया, लेकिन क्या उस प्रेस नोट से ये माना जा रहा है, बात तो लगातार सामने आ रही है पीएफआई कनेक्शन की, मतलब प्रेस नोट जारी करने से काम तो नहीं बना? अगर आप सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं तो देखिए, इंडिया में क्या प्रेस नोट देने से कोई एक मामला सॉल्व हो जाता है? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मामला सॉल्व कोर्ट में होता है, मामला सॉल्व प्रूफ्स की बुनियाद पर होता है। एक बेसिक प्रोसेस है कि जब भी कोई आप पर एलिगेशंस लगाते हैं, एज अ बेसिक प्रोसेस आप अपना क्लैरिफिकेशन देना होता है। और यहाँ पर इल्जाम हम पर है, जिम्मेदारी इल्जाम लगाने वाले के ऊपर है, हम पर नहीं है। अगर कोई आकर आपको कहता है कि आप चोर है, तो जिसने आप पर इल्जाम लगाया उसकी जिम्मेदारी है प्रूफ करना कि आप चोर है। तो यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए, बल्कि जो लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीएफआई चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने खुद कहा कि पुलिस की ओर से बेशक लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि 3 लोग पीएफआई के जो सदस्य हैं वो गिरफ्तार हैं, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी होता है उसमें पीएफआई का नाम ही सामने आता है। अनीस अहमद का ये कहना है। पुलिस की जांच रिपोर्ट सामने आने दीजिए। पुलिस की जांच रिपोर्ट की बात उन्होंने की, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किन्हीं भी 3 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, पीएफआई का कोई भी सदस्य गिरफ्तार नहीं हुआ है, ये कहना है पीएफआई चीफ का। पुलिस का काम स्टोरी बनाना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस की जहां गवर्नमेंट होगी, वहां पर आरएसएस के अंडर यानी कि बीजेपी की जहां गवर्नमेंट होगी, वहां इस तरीके की बातें सामने आएंगी। ये तमाम बातें अनीस अहमद ने कही। और आपको बता दें, अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे तो भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन सत्र होना है। आपको बता दें, सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में पहुंचेंगे। आज भाजपा की यह बैठक 4 पालियों में होगी। सभी पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, कैबिनेट मंत्री प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसका आज दूसरा दिन है। एक बैठक 8 बजे भी होनी थी, जो संभवतः बैठक चल रही हो। बड़ी जो बैठक है अब से कुछ देर बाद 10 बजे होगी।
100 दिन का एजेंडा क्या रहेगा, 8 साल केंद्र सरकार की ओर से यानी कि मोदी सरकार की ओर से क्या काज किए गए, इसके बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा 24 की तैयारी पर भी मंथन होगा। बैठक का प्रारंभ हो गया है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में इसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के पिछले 8 सालों का कार्यकाल, उनके द्वारा किए गए काम, गरीब कल्याण अन्न योजना, वैक्सीनेशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, आवास। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में कार्य समिति के दौरान लगी प्रदर्शनी में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों और योजनाओं का जिक्र दर्शाया गया, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एबीपी गंगा को दी। मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक विशेष अभियान चला रही है, जिसके चलते एक छोर से दूसरे छोर तक हर व्यक्ति को मोदी सरकार की उपलब्धि और योजनाओं का लाभ मिल सके। मेरे साथ में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है, 8 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं, किस तरीके से आप देखते हैं ये तमाम उपलब्धियाँ हैं जो मोदी सरकार के कामकाज की हैं? देखिए, देश का कायाकल्प हो चुका है 7-8 सालों में, और आप देख रहे हैं हमने जो भी प्रदर्शनी लगाई है, एक भी प्रदर्शनी में जो फोटोग्राफ लगे हैं अतिशयोक्ति कहीं से कहीं तक नहीं है, वास्तविकता है। हर चाहे गंगा की पूजा आप देख रहे हैं, गंगा पुत्र गंगा माँ की सेवा कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक धरोहर जो भारत में वापस लाई गई है, चोरी हुई 13 मूर्तियाँ वापस आई हमारी। तो इस तरह से 228 हमारी जो धरोहर बाहर थी उनको हम यहाँ लाए हैं 2014 के बाद। और आपने देखा है कि तिलहन खरीद में जितनी भी है हमारी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हमने ये संकल्प लिया है कि बाहर से कुछ चीज़ों को हम बिल्कुल नहीं मंगाएंगे। तो आपने देखा है हमने इतनी बड़ी संख्या में बाहर से जो साजो सामान आर्मी का आता था उसको पूरी तरह से रोक दिया है। अब हम स्वयं आत्मनिर्भर होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, हमारी देश की कंपनीज बनाएंगी इसको। प्रधानमंत्री संग्रहालय में पहले अकेले माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में था, लेकिन उनके बाद जितने प्रधानमंत्री जी आए, किसने क्या किया, किसके ज़माने में कौन सा युद्ध हुआ, कैसे हम आगे बने, उसके बारे में सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। हमने संग्रहालय के रूप में आज खोल दिया है, जबकि आज तक अन्य प्रधानमंत्री नेपथ्य में थे। ये आप देख रहे हैं 2013 में जब आपदा आई थी, इस तरह से लोग आप जगह जगह गिरे पड़े हैं, बिल्कुल तहस नहस हो गया था केदारनाथ। और केदार बाबा की कृपा से मोदी जी ने जो आज निर्माण किया, आप देख लीजिए, नीचे आप देख रखे हैं, ये देखिए अविनाशी नगरी का अद्भुत सौंदर्य। अब ऐसी नगरी बन गई वहाँ, कोई देखे तो सही। मुझे लगता है विपक्ष के पास या तो दृष्टिकोण नहीं है या उनका जो चश्मा है वो ख़राब हो गया है। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि वो अपने चश्मे के लेंस को ठीक करें और अपनी नज़र को ठीक कर लें, कहीं ना कहीं चेकअप कराना पड़ेगा उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी थे, जो बता रहे थे कि पिछले 8 साल में मोदी सरकार की जो बड़ी उपलब्धियां रही हैं, योजनाएं रही हैं, उनका धरातल पर जाकर लोगों के लिए लाभ मिल सके, और साथ ही साथ धामी सरकार भी मोदी सरकार के नक्शे कदम पर बेहतर से बेहतर कार्य उत्तराखंड में कर रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। वहीं हल्द्वानी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। इस दौरान हरिद्वार से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कार्य समिति ऐसे मौके पर हो रही है जब केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी हुए हैं। ऐसे में मोदी सरकार के 8 साल के कामों को जनता के बीच कैसे लेकर जाना है और संगठन की आगामी रूपरेखा क्या होगी, इन सभी मामलों पर इस कार्य समिति में चर्चा होगी। उत्तराखंड आपने देखा कि देश की आज़ादी के बाद कुल जितना विकास नहीं हुआ होगा, जितनी धनराशि नहीं मिली होगी, उससे भी कई गुना ज़्यादा धनराशि 1 लाख करोड़ से भी अधिक की धनराशि उत्तराखंड के विकास पर लग रही है। उसी का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि अवस्थापनाओं का किस तरीके से विकास हो रहे हैं। सड़कों को, मुंबई और दिल्ली की सड़कों के भी उत्तराखंड की सड़कें आप बात करती हैं। और विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद,
क्योंकि आज दूसरा दिन है भाजपा के महामंथन का, बड़ी बैठक का। 8 बजे एक बैठक होनी थी और उसके बाद 10 बजे एक बड़ी बैठक होनी थी। अपडेट दें। बिल्कुल, देखिए आज हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य समिति की बैठक है उसका आज दूसरा दिन है और 10 बजे बड़ी महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होने जा रही है और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। कार्य समिति की बैठक में तो अब कुछ चंद मिनट ही बचे हैं शुरू होने में और जिसकी पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। 10 बजे प्रदेश कार्यकारिणी समिति की ये बैठक होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है और इसी बैठक में तमाम जो सांसद हैं, राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और इसके अलावा जितने भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि जो इस तरफ आप जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो यहाँ पर उनका पहुँचना शुरू हो गया है, चाहे पूर्व कैबिनेट मंत्री हो, भाजपा के विधायक हों या फिर तमाम अन्य लोग हैं। और ये पूरी मैराथन इस बात को लेकर है क्योंकि आगामी नगर निकाय चुनाव है, नगर पंचायत है, लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो रणनीति है, एजेंडे हैं वो कहीं ना कहीं सेट करती नज़र यहाँ पर आ रही है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पिछले 2 साल से इस बार ये बड़ी बैठक फिजिकल तौर पर हो रही है क्योंकि कोविड काल के दौरान तमाम बंदिशें थी और सारी वर्चुअल बैठकें हो रही थी, लेकिन ये कार्य समिति की इस बार बड़ी बैठक आज हल्द्वानी में हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, उनकी 8 साल की उपलब्धि और तमाम जो कामकाज हुए हैं उनका जिक्र भी इस कार्य समिति की बैठक में किया जा रहा है। और जो अग्रिम 100 दिन होंगे धामी सरकार के, उनके 100 दिनों में कार्यक्रम सेट किए जा रहे हैं। आखिरकार किस तरीके की रणनीति होगी, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर जाना है। और दूसरी ओर ये भी बात बता दें कि कार्य समिति की बैठक में ये भी कल मंथन हुआ कि जिस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है उस बूथ को मजबूत करने की कोशिश कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। तस्वीरें आप दिखा रहे थे, बड़ी बैठक होनी है और आगे की रणनीति क्या होगी इसको लेकर विशेषता ये बैठक हो रही है। देहरादून से खबर, जहां उत्तरकाशी बस हादसे के बाद परिवहन विभाग जागा है। विभागीय मंत्री ने ऐसी घटनाओं को देखते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में ब्लैक स्पॉट और संवेदनशील स्थानों पर कैश बैरियर लगेंगे। परिवहन विभाग की मोबाइल टीम करेगी चालकों की जांच। चालक के अस्वस्थ और थके होने पर गाड़ी चलाने से उसे रोका जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तरकाशी बस हादसा जिसमें करीब 25 लोगों की जान गई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।